गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो सेक्शन ऐसे ही स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती है, जो बीएससी में आई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो बीएससी की चीज़ें हमें आनी चाहिए क्योंकि उनका डायरेक्ट यूज होगा आगे बहुत सारी डेरिवेशनों में। इसके अलावा हमें कुछ कैलकुलस आनी चाहिए, उनका भी बहुत सारा यूज होगा, उनके बिना बहुत सारी डेरिवेशन हो नहीं पाएंगे। इसलिए आज की क्लास में हम केवल बेसिक्स बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को लिखते हैं डेल फाई से, और इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो गया ग्रेडियंट हो गया डेल फाई। डेल की वैल्यू सब जानते ही हैं, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड। ग्रेडियंट हमें स्केलर क्वांटिटीज का लिया जाता है, उसके बाद में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अगर ग्रेडियंट की फिजिकल मीनिंग की बात करें तो ग्रेडियंट हमें किसी भी लाइन के ऊपर खींची गई टेंजेंट को बताता है, स्लोप को बताता है। इसके अलावा देर इज टू सरफेस लेट टेम्परेचर पोटेंशियल विस्कोसिटी एक्सेट्रा। हमारे पास लेट दो सरफेस हैं, ये टेम्परेचर पोटेंशियल और विस्कोसिटी किसी की भी हो सकती है। वी कैन मूव फ्रॉम S1 टू S2 बाई मैनी वेज। हम S1 से S2 बहुत सारे रास्तों से जा सकते हैं, बट ग्रेडियंट गिव्स शॉर्टेस्ट वे। अगर हम S1 से S2 जाने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, पर जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो ग्रेडियंट हमें शॉर्टेस्ट पाथ देता है। ये S1 मान लो और ये S2, ये S1 ये S2। हमारे पास S1 से S2 जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम ग्रेडियंट का यूज करते हैं तो ग्रेडियंट हमें सबसे छोटा रास्ता देता है। इट मीन्स इन दिस वे द रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम, यानी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसके ऊपर रेट ऑफ चेंज सबसे मैक्सिमम आने वाली है। और ये वो पाथ होता है जो सेकेंड सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है एन कैप, जो कि फॉर्मूले में भी देखने को मिल जाएगी। तो ग्रेडियंट क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम एन कैप, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है इसलिए एन कैप आ गया। वो क्या होगा, डेल फाई बाई डेल एन एन कैप, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये ग्रेडियंट का बेसिक एग्जांपल कोई एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एफ क्या है, फोर्स। ये मैकेनिक्स का फॉर्मूला हो गया। फ्लक्स, फ्लक्स के बारे में सब जानते हैं। फ्लक्स द नंबर ऑफ लाइन्स पासेस थ्रू ए क्लोज लूप इज कॉल्ड फ्लक्स। कि किसी क्लोज लूप से नंबर ऑफ लाइन्स कितनी पास हो रही है या कितनी एंटर कर रही है उसको बोलते हैं फ्लक्स। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस फ्लक्स ही है, लेकिन जब हमारे पास जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम हो जाए तो उससे फ्लक्स को बोल देंगे डाइवर्जेंस। नेट फ्लक्स पासेस थ्रू ए यूनिट वॉल्यूम इज डाइवर्जेंस। यूनिट वॉल्यूम से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू लिमिट डी वी टेंस टू जीरो 1/dv ए डॉट डी ए। ए डॉट डी ए क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स और 1/dv, यानी कि यूनिट करने के लिए क्या dv से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, डाइवर्जेंस। फ्लक्स डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या बन गया, डाइवर्जेंस। तो वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस लिया जाता है और डाइवर्जेंस के बाद में हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। आराम से याद रह जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स की काउंटिंग को बताता है, तो क्या होगी वो स्केलर संख्या कोई, तो ये स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगी यहाँ पे। डाइवर्जेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। कैसे बात करते हैं, पॉजिटिव कब होगा, मान लेते कोई क्लोज सरफेस है, इसमें प्लस आवेश रखा है तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर सेकंड अपने पास अगर माइनस क्यू किसी वॉल्यूम में रखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस। थर्ड केस, अगर कोई वॉल्यूम है जिसमें जितनी लाइन एंटर करती है उतनी बाहर निकल जाए तो इसको बोलेंगे जीरो डाइवर्जेंस। या सेकंड केस हो जाएगा, इसमें कोई भी लाइन एंटर ही ना करे, तो ये भी एक जीरो डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल है। थर्ड है कर्ल। कर्ल हमें घूर्णन के बारे में बताता है, इस टेल्स अबाउट द कर्व।
कर्व के बारे में हमें बताता है। तो कर्ल क्या हो जाएगा, कर्ल ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। एक बार रिवाइज, ये हो गया डेल क्रॉस ए। और डाइवर्जेंस के बारे में नहीं लिखा, डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, डेल डॉट ए। ये डेल की वैल्यू, डेल की वैल्यू आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड। ए क्या है, आई केप ए एक्स प्लस जे केप ए वाई प्लस के केप ए जेड। तो कर्ल ए क्या बन जाएगा, आई केप जे केप के केप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एक्स ए वाई ए जेड। कर्ल हमें रोटेशन के बारे में बताता है। अगर कोई वेक्टर रोटेशनल वेक्टर है अपने पास, फिर रोटेशनल वेक्टर है, तो उसका कर्ल कभी भी जीरो नहीं आएगा। अगर कोई वेक्टर जो रोटेट नहीं कर रहा तो उसका कर्ल हमेशा और हमेशा जीरो हो आएगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। कर्ल वेक्टर क्वांटिटी जब अप्लाई होता है, कर्ल के बाद में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। स्टेटमेंट देखिए, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। डेल डॉट बी क्या हो गया, डाइवर्जेंस किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा और हमेशा जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है, इसलिए क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस जीरो होगा। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जाके हम इसका डाइवर्जेंस ले, यूनिट वॉल्यूम बनाए, और यूनिट वॉल्यूम में जितनी लाइन एंटर करती है उतनी बाहर निकल जाती है, इसलिए इसका डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। डेल क्रॉस बी कभी जीरो हो ही नहीं सकता। डेल डॉट बी तो हमेशा जीरो होता है, लेकिन डेल क्रॉस बी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रॉस कब आता है, कर्ल के लिए। कर्ल क्या, घूर्णन को बताता है, रोटेशन को बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाएगी, रोटेट करते हैं इसका वेक्टर। तो जो वेक्टर रोटेशनल होता है उसका कर्ल कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये दोनों स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऑलवेज ट्रू है, आराम से समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल फाई स्केलर का लेते हैं, वेक्टर मिलता है। डाइवर्जेंस होता है डेल ए, वेक्टर का लेते हैं और स्केलर मिलता है। डेल क्रॉस ए यानी कि कर्ल, कर्ल किसका लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का लेते हैं, और वेक्टर ही हमें मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक रिजल्ट की, जो कि बीएससी का एक न्यूमेरिकल है। ये क्या है, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमें डेरिवेशन में एक दो बार काम में आएगा, इसलिए हमें देखना पड़ेगा ये क्या होता है। तो ये नीचे मैथमेटिक्स दे रखी है, मैथमेटिकली इसको सोल्व कर रखा है और जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे इसके फिजिकल मीनिंग की हेल्प लेते हुए इसको प्रूव करेंगे बिना किसी मैथमेटिक्स के। तो ग्रेडियंट फाई, ग्रेड फाई क्या देता है, हमें एक शॉर्टेज पाथ देता है, एक स्लोप देता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन देता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ने हमें क्या दी, एक डायरेक्शन दी, एक स्ट्रेट लाइन दी, एक स्लोप दिया, यानी कि इन रोटेशनल वेक्टर हमें दे दिया, ऐसा वेक्टर दिया जो रोटेट नहीं कर रहा, और उसका हम लेने जा रहे हैं कर्ल। और हमें पता है ऐसे वेक्टर जो रोटेट नहीं करते उनका कर्ल का मान जीरो होता है। तो आराम से हम कह सकते हैं फिजिकल मीनिंगों की हेल्प से कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई विल बी इक्वल टू जीरो। अगर मैथमेटिकली भी देखना चाहें इसको, तो डेल क्रॉस डेल फाई, कर्ल क्रॉस आ गया और डेल फाई आ गया। डेल की जगह रखा आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई के केप डेल बाई डेल जेड। ये फाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को मैट्रिक्स के हेल्प से सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया आई केप जे केप के केप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई
और डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू में 0 मिल जाती है। नेक्स्ट फिर एक और एक और रिजल्ट है जो हमें याद रखना पड़ेगा, और ये बीएससी का न्यूमेरिकल है लेकिन हमारे बहुत काम में आने वाला आगे। ये है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए। ये भी इजीली सोल्व हो सकता है, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। अगर मैथमेटिक्स को ना देखते हुए डायरेक्ट इसके फिजिकल मीनिंग से इसको सोल्व करना चाहिए तो क्या होगा। मान लेते हैं ए रोटेशनल वेक्टर है, ए एक रोटेशनल वेक्टर है, तो इसका कर्ल लिया तो कर्ल लेने पे हमें क्या मिल जाएगा, कोई रोटेशन की पर्टिकुलर डायरेक्शन एक वेक्टर मिलेगा, जो कि वेक्टर मिल जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी तो देता है कर्ल, तो इसका कर्ल लेंगे और कर्ल की वैल्यू मिलेगी और वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसका डाइवर्जेंस लेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि जितना वेक्टर उसमें एंटर करेगा उतना बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये 0 आ जाएगा। ये तो हो गई अगर ए रोटेशनल वेक्टर हुआ। आगे सेकंड केस, अगर ए रोटेशनल वेक्टर नहीं हुआ तो क्या होगा, कर्ल ऑफ ए रोटेशनल वेक्टर नहीं है और रोटेशनल वेक्टर का हम कर लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो ये ब्रैकेट ही 0 होके मिलेगा। तो दोनों केस में अगर ए रोटेशनल हुआ तब भी 0 और ए रोटेशनल नहीं है तो उस केस में भी हमें इसकी वैल्यू 0 मिलने वाली है। अगर हम इसके मैथमेटिक्स को देखें तो मैथमेटिक्स भी हो जाएगी। डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस के लिए आएगा डेल डॉट, कर्ल है तो डेल क्रॉस हो गया। वेयर डेल इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ए डेल डॉट इसकी वैल्यू ये होगी मैट्रिक्स में आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल जेड एक्स ए वाई ए जेड। आगे इसको सोल्व किया है और सोल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के टॉपिक्स की बात करते हैं। आगे एक दो और डायरेक्ट रिजल्ट हैं जो बीएससी के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी हमें याद रखना पड़ेगा, उनको आगे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं।